अस्सलाम वालेकुम। वी डिस्कसिंग अबाउट द सर्वाइकल कैंसर एंड वी डिस्कस्ड कि वो किस तरह से जो है वो कौन सा वायरस उसमें करवाता है, कौन सी लोकेशन होती है उसकी। वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन और हमने उसके रिस्क फैक्टर्स देख रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्मोकिंग होती है, ह्यूमन पेपिलोमा इन्फेक्शन, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स और गिविंग बर्थ टू मैनी चिल्ड्रन। इसमें जो एडिशनल है वो आपका ये है सेक्शुअल इंटरकोर्स इन अ यंग एज। ठीक है, इसकी वजह से भी इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें जो आपने चीज़ें देखनी है बुक से कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से कॉज करता है और ये सारा उन्होंने बताया हुआ नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कोलमनर सेल्स का मेटाप्लेजिया हो जाता है इनटू द स्क्वेमस। ठीक है, और उस रीजन को कौन सा रीजन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, जो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये आपकी बुक पे जो इसकी पैथोजेनेसिस बनी हुई है कि देखें सेक्शुअल एक्टिविटी, उसके बाद क्या हुआ कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक्सपोजर हो गया और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास इम्यून स्टेटस उस आपका जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी थी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी वगैरह सारे रिस्क फैक्टर्स मिलके क्या करवाते हैं, आपके दो तरह के करवा सकते हैं। अगर तो 6 और 11 इन्फेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से जस्ट आपका कोंडलोमा बनता है, जो मैंने आपको बताया था। और अगर हाई रिस्क हमारे पास HPV आ जाते हैं, वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं 16 और 18, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास हाई ग्रेड जो है ना CIN होता है और उसकी वजह से फिर इन्वेसिवनेस हो जाती है कैंसर की और वो स्प्रेड कर जाता है और मेटास्टेसिस हो जाती है उसकी। ठीक है, तो इसकी पैथोजेनेसिस है। इसकी पैथोजेनेसिस में ये इसके रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं आपकी बुक में कि फर्स्ट इंटरकोर्स अगर अर्ली एज पे हो जाए, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, प्रीवियस पार्टनर्स जो मेल पार्टनर उसके बहुत सेक्शुअल पार्टनर्स थे पहले, और इसके अलावा परसिस्टेंट इन्फेक्शन बाय द हाई स्ट्रेन पेपिलोमा वायरस मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी आपको मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, वो आपने इसमें ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आपकी बुक में ये चीज़ लिखी हुई है कि आपके जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है ना, इसके पास 2 प्रोटीन्स होती हैं, E6 और E7। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो E6 होती है वो P53 को इनएक्टिवेट कर देती है और जो हमारे पास E7 है वो आपकी RB प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देती है। और आपको पता ही है हमारी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, और अगर ये सप्रेस हो जाएंगी तो अल्टीमेटली हमारा ट्यूमर प्रोग्रेस करेगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास मेन पैथोजेनेसिस होती है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। जो बाकी आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, ये सारा CIN वगैरह का, ये मैंने आपको बता दिया, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको वो समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ। की मॉर्फोलॉजी करने से पहले आपको जस्ट ये बात पता होनी चाहिए, जो आपको पता भी होगी, कि कॉइलोसाइट्स होते हैं, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। ठीक है, और इनको देखते हुए हम बताते हैं कि ये जो है ना एक्चुअली शी इज़ हैविंग एक्चुअली द सर्वाइकल कैंसर प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। अब ये कॉइलोसाइट्स होते क्या हैं, इनको हम देख लेते हैं। ये देखें, इस तरह के आपको जो है कॉइलोसाइट्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर ऑल्टरेशंस होती हैं इनमें। जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके गिर्द ये आपके पूरे सेल्स हैं। ठीक है, ये ऊपर सुपरफिशियल सेल्स होते हैं। आपने एपिथेलियम देखी है ना, उसके ऊपर जो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं ना, वो आपको इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। कोई इनमें जो है मतलब इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, बस ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है इनका, ये होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इनका चेंज हो गया होता है थोड़ा, और जो पेरी न्यूक्लियर एरिया होता है ना, उसमें थोड़ा सा हेलो नज़र आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर हेलो। ठीक है, तो पेरी न्यूक्लियर हेलो जो होगा वो आपका होगा, और न्यूक्लियर ऑल्ट्रेशंस होंगी इन सेल्स की। सुपरफिशियल लेयर्स, उनको हम कहते हैं कॉइलोसाइटिक एटीपिया। ठीक हो गया। अब ये कॉइलोसाइट्स जो होता है, अब बात करें, ये आपने मॉर्फोलॉजी में लिखना होता है कि CIN1 जो होता है ना, उसमें आपको कॉइलोसाइट्स सुपरफिशियल लेयर में नज़र आ रहे होते हैं। इसी मॉर्फोलॉजी में आपको बता रही हूँ। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में सबसे आपने पहले लिखना है कि CIN1 जो होता है उसमें आपको डिस्प्लेजिया लोअर थर्ड ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम में नज़र आता है, नंबर 1 चीज़। दूसरी आपने चीज़ लिखनी होती है, जो कॉइलोसाइटिक चेंज होता है वो आपको सुपरफिशियल लेयर्स में नज़र आता है। नज़र आ रहा है कॉइलोसाइटिक चेंज, नीचे वाले सेल्स देखें और ऊपर वाले सेल्स देखें कैसे इस तरह से हुए हुए हैं। ठीक है, थोड़े से स्क्वेमस टाइप। ठीक है, और जो है उनके अंदर न्यूक्लियस है वो उनका थोड़ा सा ऑल्टर हुआ हुआ है और उसके गिर्द आपको हेलो नज़र आ रहा होता है। तो सुपरफिशियल लेयर्स में कॉइलोसाइट्स होते हैं CIN1 में। CIN2 में आप लिखोगे मॉर्फोलॉजी में कि आपको जो हमारे पास चेंज नज़र आता है मेटाप्लेजिया, वो मिडल थर्ड तक नज़र आता है, और जो कॉइलोसाइट्स होते हैं वो थोड़े से कम हो गए होते हैं, नज़र आ रहे हैं, थोड़े से कम हो गया पहले से सुपरफिशियल लेयर्स में। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है, आप लिखोगे कि इसमें जो है आपके सारी जो है एपिथेलियम फुल थिकनेस जो है वो बढ़ गई होती है डिस्प्लेजिया के साथ। और डिस्प्लेजिया में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती हैं सेल्स की, कि जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर एटीपिया होता है, उनके न्यूक्लियस इनलार्ज हो गए होते हैं, हाइपरक्रोमेसिया होता है, मीन्स दैट न्यूक्लियस का जो हमारे पास होता है ना स्टेनिंग, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और क्रोमेटिन जो होता है उसमें हमें ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, और हमारी न्यूक्लियस में जो शेप एंड साइज़ वेरी करते हैं। तो ये आपने सारे वो जो हमारे पास होते हैं ना डिस्प्लेजिया की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपने लिख देनी है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो एटीपिया होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस इनलार्ज हो गया होता है, और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें हाइपरक्रोमेसिया हुआ होता है। ठीक है, डार्क स्टेनिंग होता है, और क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स नज़र आते हैं आपको अंदर, और न्यूक्लियस साइज़ एंड शेप जो है वेरी कर रही होती है।
ठीक हो गया। तो ये आपने साथ लिखना होता है कि आपको सेल्स किस तरह के नज़र आ रहे होते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास हम बात कर रहे थे CN1-3 की कि हमें जो है पूरे सेल्स जो है पूरी एपिथेलियम में डिस्प्लेसिया नज़र आएगा। सेल्स उसी तरह के जो मैंने आपको बताया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है और साथ में आपने लिखना है कि इसमें आपको कोई कॉइलोसाइट्स नहीं नज़र आते। CN3 में आप खुद देखें, आपको नज़र आ रहे हैं कहीं कॉइलोसाइट्स? यहाँ पे आपको कॉइलोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखें जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं कॉइलोसाइट्स सुपरफिशियल लेयर से खत्म होते जा रहे हैं। सो यू हैव टू राइट के लॉस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द कॉइलोसाइट्स इज़ इन द थर्ड स्टेज। ठीक हो गया। सो ये आपने याद कर लेना। उसके बाद इसमें से जो आपने चीज़ें करनी है ना इन्वेसिव कार्सिनोमा में, उसमें सबसे पहले आपको इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। जो इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स होते हैं वो स्क्वेमस हो सकते हैं, एडिनो कार्सिनोमास हो सकते हैं, मिक्स्ड हो सकते हैं, मीन्स के एडिनो स्क्वेमस बोथ हो सकते हैं, या न्यूरो एंडोक्राइन हो सकते हैं। ठीक हो गया। ये इसकी 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास इन्वेसिव कार्सिनोमा की, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो 75% आपके स्क्वेमस कार्सिनोमास होते हैं। एडिनो कार्सिनोमास जो होते हैं और जो मिक्स्ड कार्सिनोमास होते हैं वो दोनों आपके जो हैं वो 20% होते हैं, और लेस देन 5% आपके जो हैं वो न्यूरो एंडोक्राइन होती है। ये आपको पता होना चाहिए टाइप्स का, और उनकी जो कितनी अमाउंट मतलब कौन से सबसे ज़्यादा होते हैं आपको पता है, मैंने बता दिया। स्क्वेमस सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं और सबसे कम जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन कॉमन होते हैं। ठीक हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास है इन्वेसिव कार्सिनोमा, इसमें जो जीन इन्वॉल्व होती है उसमें ये होता है कि आपके पास HPV का इन्फेक्शन होना चाहिए और बाकी जितने भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो होने चाहिए, और इसमें जो जीन इन्वॉल्व होती है उसका नाम आपको आना चाहिए जो कि LKB जीन है। ठीक है, ये जीन आपको आनी चाहिए कि LKB जीन का रोल होता है इन्वेसिव कार्सिनोमा की प्रोग्रेशन में। ठीक हो गया। उसके बाद इसके जितने भी रिस्क फैक्टर्स आगे लिखे हुए हैं वो इन्होंने बताए हुए हैं कि सिगरेट स्मोकिंग है, HIV इन्फेक्शन है, ठीक है, किसी पेशेंट को, और वो सारे जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमने पीछे देख लिए हैं। लेकिन HIV के जो लोग होते हैं स्मोकिंग साथ कर रहे होते हैं, और भी वो सारे रिस्क फैक्टर्स इसके तकरीबन यही होते हैं, लेकिन ये हमारे पास प्रोग्रेशन में मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब हम कर लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी इन्वेसिव कार्सिनोमा की। जैसे हमने देखा था पीछे वाला जो हमारे पास कार्सिनोमास थे उसमें CIN1, 2 और 3 की हमने मॉर्फोलॉजी देखी थी ना। यहाँ पे हमने ऐसे करना है कि हमने ना इसकी सबकी मॉर्फोलॉजी देख ली है, स्क्वेमस की, एडिनो की, और जो है हमारी न्यूरो एंडोक्राइन। ठीक है, इनकी हमने मॉर्फोलॉजी देखनी है और बहुत ही ईजी है इसकी मॉर्फोलॉजी। वो इस तरह से कि जो हमारे पास होते हैं ना ये सारे जो इन्वेसिव कार्सिनोमास होते हैं ये 3 तरह के मैसेज बनाते हैं। 3 तरह के मैसेज बनाते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। एक्सोफिटिक होते हैं। ठीक है, एक्सोफिटिक कैसे होते हैं? वो जो हमारे पास इसको हम फंजेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, फंजेटिंग मैस। ठीक है, मतलब जैसे कॉलीफ्लावर होते हैं ना, बंद गोभी, उस तरह के ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एक्सोफिटिक। और आपके सिनेरियो में यही वर्ड आ रहा होता है कि एक्सोफिटिक मैसेज हमें मिले हैं। ठीक है, सो दैट सजेस्ट एक्चुअली व्हाट कि आपके पास इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स है। ठीक हो गया। एक हमारे पास एक्सोफिटिक हो गया, दूसरा ये हमारे पास बनाते हैं, एक इन्होंने बना दिया क्या, एक्सोफिटिक। ठीक है, जो मैंने आपको बताया इसका दूसरा नाम जो है फंजेटिंग होता है, और दूसरा ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं इन्फिल्ट्रेटिंग। मतलब कि एक्सोफिटिक में ये बाहर बंद गोभी जैसे होती है ना, कॉलीफ्लावर लाइक, उस तरह की बनाएंगे मैसेज। ठीक है, कॉलीफ्लावर लाइक लेजेंस, और जो इन्फिल्ट्रेटिंग होंगे वो अंदर की तरफ जा रहे होंगे। ठीक हो गया। ये पहले आपने लिखना है इसकी मॉर्फोलॉजी में इन्वेसिव कैंसर के। और मोस्ट कॉमन जो आपका होता है ना वो एक्सोफिटिक होता है, यही सिनेरियो में मैंने आपको बताया आता होता है। ठीक हो गया। अब हम स्क्वेमस की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। स्क्वेमस जो होता है ना वो 2 तरह का होता है, या तो वो हमारे पास क्रेटिनाइज्ड स्क्वेमस होता है, या वो हमारे पास नॉन क्रेटिनाइज्ड होता है। ठीक है, ये 2 हो गए। अब जो है जो क्रेटिनाइज्ड होता है और नॉन क्रेटिनाइज्ड होता है, अब स्क्वेमस जो है इसका दूसरा नाम एपिडर्मॉइड भी होता है। बस आपने ये याद रखना है कि जो अच्छा वाला होता है ना वो हमारा नॉन क्रेटिनाइजिंग होता है, मतलब इसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है, जबकि जो क्रेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ना ये इतना अच्छा इसका प्रोग्नोसिस नहीं होता। ठीक हो गया, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम स्क्वेमस के बाद एडिनो की तरफ। स्क्वेमस का मैंने आपको बता दिया क्रेटिनाइजिंग हो सकता है, नॉन क्रेटिनाइजिंग आपका बेटर प्रोग्नोसिस होता है। एडिनो की तरफ आ जाते हैं, तो एडिनो जो आपका सेकंड नंबर पे आता है वो हमारे पास वो भी 2 तरह का हो सकता है, या तो वो म्यूकस रिलीज़ कर रहा होगा, ऐसा होगा, ग्लैंड्स होते हैं ना इसमें, या वो नॉन म्यूकस सेक्रेटिंग होगा। ठीक है, अब जो म्यूकस सेक्रेटिंग होगा ना ये हमारे पास ज़्यादा वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा होता है। स्क्वेमस में कौन सा अच्छा था? नॉन क्रेटिनाइज्ड वाला। यहाँ पे म्यूकस सिक्रीटिंग हमारे पास वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, जबकि नॉन म्यूकस सिक्रीटिंग इज़ नॉट अ गुड वन। ठीक है, ये हमारे पास जो है इतना अच्छा नहीं होता। और इसमें जो है ना इसमें एक्चुअली जो नॉन म्यूसिन होता है ना इसमें तो चलो म्यूकस बन रहा होता है ना, म्यूकस बन रहा होता है तो आपको म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स नज़र आ रहे होते हैं। जो नॉन म्यूकस वाला होता है ना ये आपके क्लियर सेल्स होते हैं,
और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके नाम आ जाए ना क्लियर सेल्स का, तो आपने याद रखना है क्लियर सेल्स मींस कि उनमें ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा होता है। जब भी किसी सेल के अंदर ग्लाइकोजन ज़्यादा हो ना, तो उसको हम क्लियर सेल कह देते हैं, बिकॉज़ वो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा का छोटा मोटा सा था कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी दो तरह के होते हैं, क्रेटिनाइजिंग नॉन क्रेटिनाइजिंग, जिसमें नॉन क्रेटिनाइजिंग बेटर प्रोग्नोसिस होता है, और एडिनो में हमारे पास जो म्यूकस सेक्रेटिंग होता है उनके ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। फिर आ जाता है हमारा न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो एंडोक्राइन जो होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है ओट सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ओट सेल कार्सिनोमा क्यों? क्योंकि इसमें ना हमारे ओट सेल्स, ओट्स होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे वो दाने टाइप होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल से सेल्स होते हैं इसमें, और ये हमारे पास ऐसे रिजेंबल कर रहा होता है जैसे हमारा लंग का स्मॉल सेल कार्सिनोमा होना वैसे रिजेंबल कर रहा होता है। छोटे छोटे स्मॉल सेल्स होते हैं इसमें, और ये अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब ये खतरनाक वाला ट्यूमर होता है न्यूरो एंडोक्राइन। जैसे हमारे लंग्स के अंदर स्मॉल सेल वाला सबसे खतरनाक था ना, न्यूरो एंडोक्राइन जो ओट सेल कार्सिनोमा है, इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं और ये हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, तो ये इसकी तीसरी टाइप आ जाती है। सो यही आपकी मॉर्फोलॉजी है। ठीक हो गया, बहुत ईजी मॉर्फोलॉजी है, आपने अच्छे से याद कर लेनी है। फिर हम कर लेते हैं इसकी स्टेजिंग, जो आपकी मीडियम रॉबिन्स में लिखी हुई है और आपने अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि ये आप लिखते होते हुए इसकी मॉर्फोलॉजी में वैसे भी आपको आना चाहिए। स्टेज 1 में क्या होता है, बहुत ही आसान है। देखिए बिल्कुल सर्विक्स के अंदर हमारा जब रहेगा ना कैंसर, तो उसको आप स्टेज 1 कहोगे। जब वो हमारा सर्विक्स से अपर पार्ट ऑफ वेजाइना में चला गया है, तो उसको हम कहेंगे कि स्टेज 2 हो गई है। स्टेज 3 क्या होगी कि वो हमारे लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना में चले जाएगा, प्लस हमारी पेल्विक वॉल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि वेजाइना के लोअर पार्ट में और जो है ना पेल्विक वॉल में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन फ्लो टू द ब्लैडर में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ठीक है, और जो फोर्थ स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि वो कैंसर जो है वो हमारी दूसरे पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, सो बहुत ही इसकी इजी स्टेजिंग है। स्टेज 1 में क्या होता है, वो हमारे सर्विक्स तक स्टेज जो स्टेज 0 होती है ना, उसमें कार्सिनोमा इन सीटू होता है। स्टेज 1 में सर्विक्स तक रहता है। स्टेज 2 में हमारे अपर पार्ट ऑफ, जो अपर 2/3 ऑफ विजाइना होता है, वहाँ पे जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास स्टेज 3 होती है उसमें वो लोअर पार्ट ऑफ विजाइना में चला जाता है और पेल्विक वॉल में चला जाता है। और स्टेज 4 जो होती है वो हमारे पास आउटसाइड द यूट्रस रेक्टम में चला जाता है। ठीक है, ब्लैडर में चला जाता है। अब जो स्टेज 1 होती है ना, इसमें आपने याद रखना है, इसकी फर्दर ना हमारे पास आती हैं 2 स्टेजेस। ठीक है, 1A और 1B। ठीक है, बहुत ईजी है, आपने इसको बिल्कुल भी जो है ना नहीं लेना कि चलो 1A 1B भी आ गया, मैं कैसे याद करूँगा। देखिए सर्विक्स के अंदर है ना, तो वो आगे से फर्दर 2 तरह का हो सकता है कि सर्विक्स के अंदर अगर वो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहा है जस्ट, ठीक है, ग्रॉसली विजिबल नहीं है, ठीक है, तो उसको हम 1A कह देते हैं। और 1A1 और 1A2, 1A1 जो होता है उसमें उसने 3 मिलीमीटर जो है इन्वेजन की होती है जस्ट, और A2 जो होता है ना 1A2, उसमें उसने 3 मिलीमीटर से ज़्यादा इन्वेजन कर ली होती है। ठीक है, और जो 1B होता है ना, उसने जो A2 होता है उससे ज़्यादा कर ली होती है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी और इसकी स्टेजिंग थी। स्टेज 1 2 3 4 तो वैसे आपको समझ आ गया। स्टेज 1 को आगे फर्दर A और B में करते हो। A जो होता है वो उसमें माइक्रोस्कोपी में नज़र आ रहा होता है। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये समझ आ रहा होता है कि अगर तो 1 होगा तो A1 होगा, मीन्स दैट कि उसने 3 मिलीमीटर्स से कम इन्वेजन की होगी, माइक्रोस्कोप के अंदर हमें नज़र आ रहा होगा। और A2 में उसने जो है वो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा माइक्रोस्कोप में हमें नज़र आ रहा होगा, उसने इन्वेजन कर लिया है। और B जो है वो मैक्रोस्कोपिकली नज़र आना शुरू हो जाएगा, और वो जो है 3 मिलीमीटर से जो उसने मतलब A2 से ज़्यादा किया होगा उसने। बस ये इसकी स्टेजिंग है और ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। आई होप इस फिगर से आपको ज़्यादा अच्छी याद रहेगी। ठीक हो गया। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, लुकोरिया होगा, पेनफुल हमारे पास डिस्पैरोनिया होगा, पेनफुल इंटरकोर्स और डिस्यूरिया होगा। ठीक हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिम्टम होता है कि इसमें ना फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा होता है। ठीक है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ये याद रखना है इसका। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए आपको पता होगा हम पैप स्मीयर करते हैं, जिसमें सबसे पहले पेशेंट को जो है इस तरह लेटाते हैं और उसकी जो है डॉक्टर अंदर स्पेकुलम इंसर्ट करता है वेजाइना में और उसकी वॉल्स को ओपन करता है और फिर वहाँ से जो है स्वैब, थिन स्वैब से जो है एक सैंपल लेता है सर्विक्स का, और फिर उस सैंपल को जो है ना लैब में टेस्ट करने के लिए चेक करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास क्या होता है कि जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम जो है कॉइलोसाइट्स वगैरह देखते हैं और फिर उससे हमें जो है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हो जाती है। ठीक है, सो ये आपके पास जो है स्टेप्स होते हैं पैप स्मीयर लेने के और उसको डिटेक्ट करने। डॉक्टर विल सी दीज कॉइलोसाइट्स एंड दीज आर द डायग्नोस्टिक फॉर द सर्वाइकल कैंसर।
हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर को? हम वैक्सीनेशन करवाएंगे और दूसरा हम स्क्रीनिंग करवाएंगे। स्क्रीनिंग फॉर द पैप स्मीयर, ठीक है, ये हमारे पास करवाते हैं हम ताकि पता चल सके कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर होता है, 4th कॉमन कैंसर होता है हमारी फीमेल्स के अंदर। वैक्सीनेशंस होती हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट, वो हम करवा लेते हैं, उसकी जो सीरोटाइप्स होती हैं उनके अगेंस्ट, जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, अब सारे डिस्कस नहीं करूँगी, सारे बहुत ईजी हैं, सब में स्मीयर वगैरह लिया फिर उससे हमें पता चल रहा है। ये वाला जो है थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी कि वेजाइनल डिस्चार्ज में ब्लड आ रहा है और बायोप्सी जब हमने की उसके बाद जो है हमने हिस्टेक्टोमी कर दी। अब जो ग्रॉसली हमने यूट्रस को देखा तो उसमें एक्सोफिटिक हमें जो है इरेगुलर लीनियंस मिल रही हैं। तो ये एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि एक्सोफिटिक जो है इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर द इन्वेसिव टाइप ऑफ कैंसर जो हमारे पास सर्वाइकल है। बाकी जो इसके एमसीक्यूज़ है वो इंशाल्लाह आपके लिए ईजी डायग्नोसिस हो जाएगा, सारे बहुत ईजी हैं और दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्वाइकल कैंसर।